एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम का एक गांव था जहां सर्दियों के मौसम में सूरज भी छिप जाता था। हवाएं इतनी ठंडी चलती थीं कि पानी भी बर्फ बन जाता था। लोग सुबह सुबह आग से चिपके रहते और रात को रजाई में दुबके रहते। इसी गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसमें हरिराम और उसकी पत्नी कमला रहते थे। दोनों गरीब थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्रेम बहुत गहरा था। रोटी कम थी, लेकिन साथ बना हुआ था। हरिराम, यह तो बस एक ही रोटी है और हम तो 2 लोग हैं। इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? चलो, इसे तुम खा लो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। कमला, मैं ये रोटी कैसे खा सकता हूँ? तुम भूखी रहो और मैं तुम्हारे सामने इसे खा लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा हरिराम, तो एक काम करते हैं, हम दोनों इस रोटी को आधी आधी खा लेते हैं। इससे हमारा थोड़ा सा तो पेट भर ही जाएगा। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। हवा खिड़कियों के सुराखों से सीटी बजाती भीतर आ रही थी। कमला रजाई ओढ़े चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा बुझा हुआ था। हरिराम, अब क्या होगा? ये लकड़ियां तो इतनी गीली हैं कि आग भी नहीं जल रही। ऐसे में तो चाय भी नहीं बन पाएगी। तुम ही बताओ हरिराम, अब क्या करें? कल रात भी बस आधी रोटी खाई थी। कमला, मैं आज भी जंगल से लकड़ियां लाया था, लेकिन वे भी गीली थीं और अब तो धूप भी नहीं निकलती जो ये लकड़ियां सूख सके। कमला, तुम फिक्र मत करो, मैं सोच रहा हूं कि गांव के अमीर ठाकुर से मदद मांग लूं। हरगिज नहीं हरिराम, ठाकुर से मदद मांगने का मतलब है कि अपने आप को छोटा साबित करना। भले ही हम भूखे रह लें, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएं। हरिराम जानता था कि कमला सही कह रही है, लेकिन ठंड अब सहन से बाहर थी। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर जंगल गया। दूर दराज तक पैदल चला गया कि कहीं से कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं। चलते चलते एक पुराने बाबा मिले। बेटा, कहाँ जा रहे हो इस ठंड में अकेले? बाबा, ठंड बहुत है, इसीलिए जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने आया हूं। कल से घर में चूल्हा नहीं जल पाया है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपने गधे से कुछ सूखी लकड़ियां उतारी और हरिराम को दे दी। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ लकड़ियां पड़ी हैं। लो, तुम भी कुछ ले लो, ये लकड़ियां तुम्हारे इस ठंड में काम आएंगी। बाबा, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे लकड़ियां दी। हमारे घर में आज चूल्हा जल सकेगा और मेरी पत्नी भी ये लकड़ियां देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हरिराम की आंखें भीग गईं। उसने शुक्रिया कहा और तेजी से घर की ओर लौट पड़ा। कमला ने लकड़ियां लीं, चूल्हा जलाया। पहली बार इस ठंड में रसोई से धुआं उठा। चाय बनी, रोटियां बनी और घर में थोड़ी गर्माहट लौट आई। उसी शाम हरिराम ने फैसला लिया कि अब वह खुद ही गांव के लोगों के लिए सूखी लकड़ी तैयार करेगा। वह जंगल जाता, लकड़ियां चुनता, उन्हें धूप में सुखाता और फिर बांधकर गांव लाता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, हरिराम की लकड़ी सबसे अच्छी है, सीधी जलती है और देर तक जलती है। कमला को भी अब घर के काम में सहूलियत हो गई। चूल्हा रोज जलता था और 2 वक्त की रोटी तय हो गई। कुछ ही दिनों में गांव में पंचायत लगी। सरपंच बोले, तुम जो काम कर रहे हो वो वाकई बहुत अच्छा और सराहनीय है। हमें तुम्हारा ये ईमानदारी और मेहनत से भरा काम बहुत पसंद आया है। तुम जिस तरह से लकड़ियां जुटाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हो वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं चाहता हूं कि अब तुम ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए करो, ताकि गांव के और भी लोग जो गरीबी में जी रहे हैं उन्हें भी सर्दी से कुछ राहत मिल सके। गांव में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास चूल्हा जलाने तक के लिए लकड़ी नहीं होती। सरपंच जी, मैंने तो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लकड़ियां ढूंढना शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी लकड़ियां सबको इतनी ज्यादा पसंद आ जाएगी। लेकिन अगर मेरी लकड़ियों से किसी और का घर गर्म हो सकता है, किसी और के चूल्हे में आग जल सकती है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। ठंड को हराने के लिए सिर्फ आग नहीं बल्कि मजबूत इरादा चाहिए होता है, और यही इरादा हरिराम ने हमें दिखाया है। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लकड़ियां जुटाने का बीड़ा उठाया। उसकी मेहनत और निस्वार्थ भाव से किया गया ये काम साबित करता है कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने की सच्ची लगन हो तो वह सिर्फ अपनी मुश्किलें हल कर सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की एक रोशनी जला सकता है। गांव तालियों से गूंज उठा। कई सालों की गरीबी, ताने और ठोकरें खाकर जो आत्मविश्वास अंदर कहीं गुम हो गया था वो आज फिर से जिंदा हो उठा था। पंचायत के बाद गांव की औरतें कमला के पास आईं और बोलीं, कमला,
तुम सच में बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें हरिराम जैसे जीवन साथी का साथ मिला। हरिराम ने न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए जो कुछ किया है वो आज हर कोई देख और महसूस कर रहा है। उन्होंने मुश्किल वक्त में कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे बात ठंडी रातों में जलाने के लिए लकड़ियां जुटाने की हो या गांव के गरीब लोगों की मदद करने की। और कमला, तुम्हारा जो साथ हरिराम को मिला है वो भी किसी मिसाल से कम नहीं। जिस तरह तुमने हर कदम पर उनका साथ दिया, मैं भाग्यशाली नहीं बल्कि खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हूँ कि हरिराम मेरे पति हैं। तुम लोगों ने तो बस उनकी तरक्की देखी है, वह समय जब लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनके काम को सराहते हैं। लेकिन मैंने वो दिन देखे हैं जब हमारे पास एक वक्त की रोटी तक मैसर नहीं होती थी। मैंने उन्हें बरसती बारिश और हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली सर्दियों में जंगलों में भटकते देखा है, बस इसलिए कि घर में चूल्हा जल सके। मैंने उन्हें दिन रात मेहनत करते देखा है, हाथों में छाले पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अब हरिराम सिर्फ लकड़ी बेचने वाला नहीं रह गया था, वो गांव के उन लोगों का सहारा बन गया था जिनके घरों में आग जलाने को कुछ नहीं था। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले जंगल जाता और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, फिर हर शाम उन्हें बांटता, कभी पैसे लेकर तो कभी मुफ्त में, अगर सामने वाला जरूरतमंद हो। गांव में अब कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां सर्दी से कांपता हुआ इंसान बैठा हो और हरिराम की लकड़ी ने उसे राहत न दी हो। सरपंच ने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन हरिराम को दे दी, जहां वो लकड़ी सुखाने और रखने का काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब झोपड़ी की जगह उसने मिट्टी और ईंटों का छोटा मगर मजबूत घर बनवाया। उसमें एक कमरा लकड़ियों के लिए और एक उनके खुद के लिए। कमला ने घर को संवारना शुरू किया। एक छोटी सी बगिया लगाई जिसमें सरसों के पीले फूल खिलने लगे। हर सुबह हरिराम जब काम पर निकलता तो कमला दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना और बिल्कुल भी भूखे मत रहना। मुझे पता है तुम अपने काम में इतने खो जाते हो कि कभी कभी खाने का भी होश नहीं रहता, लेकिन इस बार जरा अपना ख्याल रखना। अगर कहीं ठंड ज्यादा लगे तो वहीं किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना। जलाने के लिए लकड़ियां तो तुम्हारे पास होंगी ही। और हाँ, अगर किसी अजनबी से मिलो तो जरा संभल कर रहना। आजकल हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। अरे कमला, तुम तो मेरी फिक्र ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। लेकिन अब मैं पहले वाला हरिराम नहीं रहा, अब थोड़ा समझदार हो गया हूँ। इतने सालों की ठोकरें खाकर अब ये तो सीख ही गया हूँ कि अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखा जाता है। और भला जब तक तुम्हारी हाथों की गरम गरम रोटियां खा रहा हूँ तब तक मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ। गांव के बच्चे अब हरिराम को चाचा कहकर पुकारते और उसके पास लकड़ी खरीदने नहीं, किस्से सुनने आते। हरिराम उन्हें अपनी संघर्ष की कहानी सुनाता। चाचा जी, हमें बताओ ना, कैसे आप इतनी ठंड में लगातार संघर्ष करते रहे और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे। आपके जैसे हालात में तो कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपने न सिर्फ सर्दी से लड़ाई लड़ी बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से ऐसा रास्ता बनाया कि आज पूरा गांव आपकी मिसाल देता है। हम जानना चाहते हैं कि उस सफर में आपने क्या क्या सहा, क्या क्या सीखा और कौन कौन से मोड़ ऐसे थे जब लगा कि अब शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं दिन रात मेहनत करता था। सुबह सवेरे बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं जंगल में सूखी लकड़ियां मिल जाएं। ठंडी हवा चेहरे को चीरती थी, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारता था। कई बार तो पूरा दिन बीत जाता और एक भी लकड़ी हाथ नहीं लगती। फिर भी अगली सुबह उसी जोश से निकल पड़ता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर का चूल्हा और मेरी पत्नी की उम्मीद दोनों मेरी मेहनत पर टिके हैं। अब हरिराम और कमला की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर जो भी था उसमें सुकून था, अपनापन था और वो सबसे बड़ी दौलत थी, इज्जत। जब हरिराम गांव की पंचायत से लौटा, कमला ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से गठरी ली और रसोई की ओर चल दी। रात को चूल्हे की आंच के सामने दोनों बैठे थे। कमला ने गरम गरम रोटियां बनाई और गुड़ के साथ परोसी। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की रोटी में जो खुशबू है वो सिर्फ मसालों या आटे की नहीं है, बल्कि उस मेहनत की है जो हमने सुबह से की है। जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, हम ठंडी हवा और कोहरे को चीरते हुए जंगल की तरफ निकल पड़े थे। नंगे पाँव, कांपते हाथ और हर साहस के साथ जमी हुई ठंड को सहते हुए हमने एक एक सूखी लकड़ी को बटोरा था। सारा दिन बिना कुछ खाए
बस उम्मीद के सहारे चलते रहे कि आज चूल्हा जलेगा। जब हाथ में लकड़ियों का बंडल आया तो लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो, और अब जब वो लकड़ियां जल रही हैं और उन पर पकी रोटी की खुशबू फैल रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान उतर गई हो। ये सिर्फ रोटी नहीं है, वो ये हमारे संघर्ष, धैर्य और हिम्मत का स्वाद है। इस रोटी में पसीने की मिठास है, ठंड से लड़ने का हौसला है और उस प्यार की गर्माहट है जो हमें एक दूसरे के लिए महसूस होता है। यही है असली स्वाद और रुपए जो सिर्फ मेहनत करने वालों की थाली में आता है। अब ये मेहनत रोज दिखनी चाहिए। आज की रोटी में जो स्वाद था वो सिर्फ मेहनत से आया था, और मैं चाहती हूँ कि अब हमारे हर दिन में यही मेहनत, यही संघर्ष और यही सच्चाई हो। लेकिन अब आप अकेले नहीं जाएंगे जंगल में, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चाहे ठंडी हवा हो या पगडंडी पर जमी हुई ओस, अब हर कदम पर मैं आपके साथ रहूंगी। जब आप लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, मैं पास ही बैठकर उन्हें बांधने में मदद करूंगी। जब आप थकेंगे, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगी। हम दोनों मिलकर इस जीवन को थोड़ा आसान बनाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा सपना है, हमारी जिंदगी है, और इस सपने को हम दोनों साथ मिलकर ही सच्चा बनाएंगे। अब जंगल की ठंड से लड़ने के लिए 2 दिल तैयार होंगे, एक आपका और एक मेरा। हरिराम ने पहले तो मना किया, मगर कमला के चेहरे पर वह जिद और अपनापन देखकर हामी भर ली। अगले दिन दोनों सुबह सुबह निकल पड़े। जंगल में सफेद धुंध बिछी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की धूप थी। कमला सूखी टहनियां चुनती और हरिराम कुल्हाड़ी से बड़ी लकड़ियां काटता। दोनों दिन भर मेहनत करते और लौटकर उन्हें आंगन में धूप में सुखाते। हफ्तों ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे उनके पास लकड़ी का अच्छा भंडार हो गया। गांव में उनका नाम अब इज्जत से लिया जाने लगा। एक दिन सरपंच का बेटा हरिराम के पास आया। चाचा, अब तो बात पूरे गांव से बाहर तक फैल गई है। आसपास के गांवों से भी लोग आपसे लकड़ियां खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। सबको पता चल गया है कि आपकी लकड़ियां सिर्फ सूखी और टिकाऊ ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक जलने वाली भी होती हैं। लोग कहते हैं कि आपकी लकड़ियों से चूल्हे में आग देर तक जलती है और धुआं भी कम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अब अपने काम को थोड़ा और बढ़ाएं। हम आपको एक जगह देंगे जहां आप अपना लकड़ी का छोटा गोदाम बना सको। वहीं से गांव और बाहर के लोग भी आकर लकड़ी खरीद सकेंगे। और हाँ, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद से एक स्पेशल ऑफर भी चला सकते हैं, और जैसे जो पहला ग्राहक आएगा उसे एक गट्ठर लकड़ी पर छूट दी जाएगी, या जो ज्यादा खरीदेगा उसे कुछ लकड़ी मुफ्त दी जाएगी। इससे आपका नाम और भी ऊंचा होगा और लोग आपकी मेहनत की कद्र करेंगे। बोलिए चाचा, तैयार है ना आप इस नए मोड़ पर कदम रखने के लिए? मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ साहब। जंगल की पगडंडियों और लकड़ियों की खुशबू में ही सुकून मिलता है। जहाँ सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ लकड़ियां आग चुनने निकलता हूँ और शाम होते होते अपने घर की चूल्हे की आवाज देखता हूँ, वहीं मेरी दुनिया बसती है। शहर की भागदौड़, ट्रक की आवाजें, मशीनों की गूंज और लोगों की जल्दी, ओ ये सब मुझसे कहाँ संभलेगा। वहां तो हर कोई आगे निकलने की दौड़ में लगा होता है और मैं तो बस एक सीधी राह पर चलने वाला आदमी हूँ। मुझे न शोर पसंद है न दिखावात। मेरी तो बस इतनी ख्वाहिश है कि मेरी लकड़ियों से किसी का घर गर्म रहे, किसी के बर्तन में उबाल आता रहे और मेरी मेहनत से किसी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाए। शहर मेरे लिए नहीं साहब, मैं तो अपने जंगल, अपने गांव और अपनी सादगी में ही खुश हूँ। हरिराम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है और तुम्हें अपने गांव से कितनी मोहब्बत है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ कदम ऐसे भी उठाने पड़ते हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। शहर जाना सिर्फ तुम्हारा सपना पूरा करने का मौका नहीं है, बल्कि उन सब लोगों के लिए एक उम्मीद बनने का मौका है जो आज भी सर्दी में ठिठुर रहे हैं। तुम्हारी लकड़ियों से सिर्फ आग नहीं जलती, लोगों की उम्मीदें भी जलती हैं। मुझे तुम पर गर्व है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये कदम जरूर उठाओ, अपने लिए, हमारे लिए और उन सब के लिए जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसके बाद उनका काम और भी फैलने लगा। गांव से दूर वाले भी उन्हें पहचानने लगे। एक दिन हरिराम और कमला के झोपड़ी की जगह एक पक्की दीवार खड़ी थी। उसमें एक छोटा सा गोदाम था जहां लकड़ियां रखी जाती थीं। लेकिन आज भी रात को चूल्हे के पास बैठकर दोनों वहीं गुड़ की रोटी खाते, एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर कहते, हमारे पास सब कुछ नहीं, मगर जो है वो हमने मिलकर पाया है। और जब सर्दी की हवा रात में उनके घर के बाहर से गुजरती तो वह झोपड़ी अब कांपती नहीं थी। वहां अब सिर्फ एक गर्म सुकून भरा साया था जिसे हरिराम और कमला ने मिलकर खड़ा किया था। कुछ महीनों बाद
जब ठंड की सर्द लहरें कम हो चुकी थीं और गांव में बसंत की खुशबू तैर रही थी, हरिराम और कमला की जिंदगी भी एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। अब उनका घर सिर्फ एक पक्की दीवार नहीं